नमस्कार। बिहार लोक सेवा द्वारा आयोजित सीडीपीओ एग्जामिनेशन 2022 के प्रश्न और उनके उत्तर पे चर्चा करेंगे और केवल उन्हीं उत्तरों को थोड़ा-सा विस्तार से बताएँगे, जिन पर कि मतभेद नज़र आ रहे हैं। हमारे पास सेट सी है। इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने अनुच्छेद 300 हटाने का समर्थन किया? मतलब कौन से राजनीतिक दल इनका समर्थन किया? उत्तर होगा डी, बीएसपी। बीएसपी का कहना था कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की इच्छा थी कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 ना लगे। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नागरिकता संशोधन बिल मतलब सीएए का निम्नलिखित में से किसने समर्थन किया? मतलब कि कौन से राजनीतिक दल थे जो कि इनका समर्थन किया था? तो ये जदयू की तरफ से इन्हें समर्थन मिला था और जदयू का कहना था कि चूँकि ये बिल भारतीय मुसलमानों से संबंधित नहीं रखता है, इससे भारत के जो पड़ोसी देश के मुसलमान उनका संबंध है, इसलिए वो इस का समर्थन करते हैं। इस प्रश्न को एक बार फिर से ध्यान से देखिए। राज्यसभा में समर्थन किया, किस राजनीतिक दल ने मुस्लिम महिला पोस्ट में विवाह अधिकार संरक्षण बिल 2000 का राज्यसभा में समर्थन किया? बहुत लोगों ने उत्तर में बताया है कि बीएसपी, कोई जदयू। वास्तव में इनमें से किसी भी राजनीतिक दल ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन नहीं किया था। आंसर होगा ई। जदयू राज्यसभा में वोटिंग से बाहर होगी, बीएसपी राज्यसभा में वोटिंग से बाहर होगी। इसे राज्यसभा में बिल का समर्थन नहीं माना जाता। इसीलिए इसमें से किसी भी दल ने राज्यसभा में इस बिल का समर्थन नहीं किया। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? ये आंसर हो जाएगा न्यायाधीश संजय करोल। अगला प्रश्न, बिहार का पंचायती राज मंत्री हैं बी सम्राट चौधरी। अगला प्रश्न, बिहार ने कानून द्वारा गोवध किस वर्ष प्रतिबंधित किया गया था? डी 1955 में। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा में परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो जस्ट विधान परिषद के चुनाव के बाद राबड़ी देवी विधान परिषद की नेता नियुक्त हो चुकी है। इससे पहले 2 साल तक यह पद खाली रहा। खाली रहा मतलब कि विपक्ष में कोई ऐसी पार्टी ही नहीं थी जिसे जो न्यूनतम सीट चाहिए वो नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से राजद भी विधानसभा में मतलब विधान परिषद में विपक्ष के नेता के तौर पर उनको मान्यता नहीं मिली थी। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन 2 बार बिहार का राज्यपाल बना? आंसर ए अखलाकुर रहमान किदवई। अगला प्रश्न, बिहार का प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन था? तो महामाया प्रसाद। इस प्रश्न पे ध्यान दीजिए। किस राजनीतिक दल की बिहार विधानसभा में 4 सीटें और बिहार विधानसभा में 1 सीटें? जब ये प्रश्न पत्र सेट की गई होगी तब इसका उस हिसाब से आंसर हो जाता डी नहीं वीआईपी पार्टी। लेकिन आज के समय में ये आंसर नहीं हो सकता। लेकिन ठीक ये घटना भी महीने बीत चुकी है। और जब महीने बीत चुकी है तो हम इस बात को मान के चलते हैं कि ये आंसर अब नहीं होना चाहिए। कि जब हम प्रतिपक्ष के नेता के तौर पर राबड़ी देवी को आंसर मान रहे हैं तो ठीक उसी समय की घटना है जब वीआईपी पार्टी के सभी सदस्य भाजपा में शामिल हो गए। इसका भी आंसर ई होना चाहिए। 1 महीने पहले की घटना है, इसमें बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो बहुत तत्कालिक पूछे गए और बीपीएससी में कई बार प्रश्न जो होते हैं 15 दिन पहले के प्रश्न घटना से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस तरह की घटना वीआईपी पार्टी के विधान सभा के सदस्यों का भाजपा में मिलना पुरानी घटना हो चुकी है। इस आधार पे इसका आंसर ई होगा। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इंडियन इकोनॉमिक क्राइसिस ये किसकी रचना है? ये आंसर हो जाएगा सी, सीटी कुरियन। बिहार में ग्रामीण साक्षरता दर है और जितनी ग्रामीण साक्षरता दर है उस ये चॉइस में है ही नहीं। इस लिहाज से इसका आंसर हो जाएगा ई। अगला प्रश्न है,
झारखंड बिहार का अभिन्न अंग था, तो बिहार झारखंड से अलग कब? 2000 में अलग हुआ। 2000 से पहले अभिन्न अंग में था। चॉइस में देखिएगा तो केवल एक ए 1999। अगला प्रश्न है, बिहार में 3 कठिया पद्धति क्या थी? तो कृषि पद्धति थी, इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने चंपारण सत्याग्रह किया था, नील आंदोलन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं कि लोक नायक की उपाधि जयप्रकाश नारायण। सी। अगला प्रश्न, बिहार में सतत विकास के लिए सी 2015 से इसकी शुरुआत हुई। सतत विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा सतत 7 निश्चय योजना आरंभ किया गया था। अब 7 निश्चय योजना का दूसरा चरण आरंभ हो चुका है, उसका भी तिथि देख लीजिएगा, चूंकि आने वाले एग्जाम में उससे पूछे जाने की संभावना है। अगला प्रश्न है कि 2021 में बिहार का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत था? का आंसर हो जाएगा सी 2.97%। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंतरिम चलनिधि समायोजन सुविधा किस समिति की सिफारिश पे बनाई गई थी? इसका आंसर हो जाएगा डी नरसिंघम समिति थी, जिसने और सारी सिफारिश दी थी, जिसमें कि ये सिफारिश भी शामिल है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, विशेष आर्थिक क्षेत्र की अत्यधिक सफल डैश के प्रयोग के लाइन पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा चीन। हालांकि इसकी शुरुआत हुई थी अमेरिका में, लेकिन इसे सबसे ज्यादा सफलता मिली है चीन में। भारत में भी विशेष आर्थिक क्षेत्र पे काम हुआ, लेकिन जिस तरह से चीन में उसे सफलता मिली, उत्तर भारत में इसे सफलता नहीं मिली है। अगला प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन में भारत सम्मिलित हुआ। दरअसल विश्व व्यापार संगठन का भारत संस्थापक सदस्य है। गेट ही जाकर आगे चल करके विश्व व्यापार संगठन में बदल गया, और इसका आंसर हो जाएगा डी 1995 में। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कहाँ आरंभ की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा तमिल। दरअसल पूरे दक्षिण भारत में ही रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, लेकिन इसकी शुरुआत जो है तमिलनाडु में की गई थी। इसी तरह का प्रश्न इस बार बीपीएससी में पूछा गया था, जिसमें तमिलनाडु की जगह मद्रास। आगे बढ़ते हैं, नेफेड के बारे में पूछा जाता है, यह सहकारी संगठन है। बी। अगला प्रश्न, आय की असमानता के लिए होता है, तो गिनी लॉरेंज अनुपात, गिनी गुणांक और गिनी लॉरेंज अनुपात। किसी भी क्षेत्र में लोगों की आय की में असमानता का आकलन करने का ये एक सूत्र है, जिसके आधार पर आय की असमानता मापी जाती है। यहाँ पर आय की असमानता का मतलब होता है कि कुछ खास लोगों की आय कुछ अधिक है और कुछ खास लोगों की आय कुछ कम है, उस असमानता का माप होता है। अगला प्रश्न है, तेल संकट के कारण अधिकांश विकसित देशों में समस्या का समय। यहाँ पर विकसित देश दे दी, ना कि सभी देश। तो विकसित देश में मुद्रास्फीति से तो सभी देश जूझ रहे हैं, लेकिन विकसित देश मुद्रास्फीति जनित मंदी से, इसका आंसर हो जाएगा विकसित देश इससे जूझ रहे हैं। अगला प्रश्न है, 45-46 में जो INA के मुकदमा दिल्ली में आरंभ हुए थे, उसमें इनका वकील कौन था? भोला भाई देसाई। इसमें बहुत सारे वकील हैं इनका, लेकिन इस वकील मंडल का नेतृत्व भोला भाई देसाई कर रहे थे। अगला प्रश्न है कि सही घटना का क्रम बताना है, में से है मुस्लिम उद्धार दिवस के बाद डायरेक्ट एक्शन डे यानी दिवस, कांग्रेस मंत्रालयों का इस्तीफा और व्यक्तिगत सत्याग्रह। यहाँ पर सिर्फ एक बात देना कि हम बार-बार कहते हैं कि आधुनिक भारत के इतिहास को यदि क्रमबद्ध रूप से पढ़ेंगे, तो इस तरह के प्रश्न जब भी पूछे जाते हैं, मैंने देखा बीपीएससी में पूछे गए, उसे बनाना आसान होता है। जैसे कि जैसे ही कांग्रेस की तरफ से इस्तीफा दिया गया, उसी के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग के द्वारा एक उद्धार दिवस मनाया। तो यहाँ से यदि आप देखिएगा तो क्वेश्चन को बनाना बड़ा आसान हो जाता है। दोनों घटना एक ही ईस्वी में घटी है, लेकिन जैसे ही विधान सभा से, राज्यों की विधानसभा से कांग्रेस के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दिया, के उपलक्ष्य में मुस्लिम लीग ने एक तरह से खुशी जाहिर की।
और यहाँ से फिर आपका प्रश्न बन जाता है। इसका और इसका आंसर हो जाएगा 3 से पहले, उसके बाद 1, 3 के बाद 1 और ये आंसर बन गया। इस हिसाब से आंसर ये आ रहा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित आंदोलनों का कालक्रम क्या है? दक्कन दंगा, इंडिगो आंदोलन, पंजाब में भूमि अलगाव के खिलाफ आंदोलन। अगला प्रश्न यहाँ देखिए, ये उत्तर पे आते हैं। यहाँ पे इसका सही उत्तर होगा 2, 4, 1, 3। और यहाँ देखिए, दक्कन दंगा 1874-75 और उसके बाद इंडिगो 1860 में। ये 1800 ये भी, इस क्वेश्चन को इसे भी पूछा जाता है कभी-कभी। 1857 के बाद पहला आंदोलन जो था वो पश्चिम बंगाल में 1860 का नील आंदोलन था। एक आंदोलन बिहार में भी नील आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, लेकिन बंगाल का ये नील आंदोलन। और इस लिहाज से देखिए तो आंसर आ रहा है सी, 2, 4, 1। अगला प्रश्न है, निम्न में से बिहार के किस नेता को हमोड कमीशन के सामने रांची में प्रस्तुत करके दलितों के लिए मानवाधिकार की मांग रखी थी? इसका आंसर हो जाएगा बाबू जगजीवन राम। अगले प्रश्न बढ़ते हैं। इनमें से किसे बक्सर के युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? ए, फतेह बहादुर शाही। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न को थोड़ा सा देखते हैं, इसका सब जगह आंसर गलत। 31 नंबर का प्रश्न, उमाकांत प्रसाद सिन्हा और रामानंद सिंह दोनों राम मोहन राय सेमिनरी से संबंधित थे। सतीश प्रसाद झा पटना कॉलेजिएट विद्यालय से संबंधित थे और जगपति कुमार ये बीएन कॉलेज से संबंधित थे। यहाँ प्रश्न पूछा जाता है, बीएन कॉलेज का छात्र था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पटना में 7 शहीद कहे जाने वाले व्यक्तियों में बीएन कॉलेज से कौन संबंधित? तो बीएन कॉलेज से संबंधित थे जगपति कुमार और उमा का प्रसाद सिन्हा और रामानंद सिंह, इसका राम मोहन राय सेमिनरी से संबंध। लगभग मैं जगह देख रहा हूँ हर जगह इसका गलत है। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि अलगुलान आंदोलन आरंभ किया। दरअसल बिरसा मुंडा के आंदोलन को ही अलगुलान आंदोलन कहते हैं और इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले प्रश्न में आइए, तो निम्नलिखित में से कौन इक्का आंदोलन के लिए जिम्मेदार थे? अब यहाँ पर यदि प्रश्न को देखें तो लगता है कि किनके वजह से इक्का आंदोलन हुआ। इसमें से तो कुछ लोगों ने कहा अवध का नवाब। तो 1921 में अवध का नवाब कहाँ से आ जाता? हाँ, इसको शुरू करने वाले लोगों की यदि बात करें तो इसमें अवध, हरदोई, बहराइच के किसान शामिल। इस हिसाब से, मेरे हिसाब से ये प्रश्न तो बहुत स्पष्ट नहीं है कि जिम्मेदार थे तो कौन, जिन्होंने इसको शुरू किया उसे जिम्मेदार माने या जिसके खिलाफ इनकी शुरुआत हुई थी अत्यधिक कर के खिलाफ, वो चॉइस में तो है ही नहीं। इसका आंसर मेरे हिसाब से ए हो जाएगा। जो लोग बता रहे हैं अवध के नवाब, तो अवध के नवाब 1921 का ये आंदोलन है, तो अवध का नवाब यहाँ से कहाँ आ गए? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से किस वायसराय का अंडमान समूह में छुरा मारकर हत्या कर दिया था? यह था लॉर्ड मेयो। आज भी इन कब्र कह सकते हैं अंडमान द्वीप समूह में। अगला प्रश्न है कि इंदिरा गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन नहीं, फ्रंटियर गांधी ने कहा था कि उन्हें और उनके आंदोलन को भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया। वो किसका जिक्र कर? अब इस प्रश्न में भी थोड़ा सा सीधा सीधा देखें तो आंसर लगता है कि मुस्लिम लीग होना चाहिए, लेकिन इसमें वो किनका जिक्र कर रहे थे? अब वो का मतलब है कि इसको उत्तरदायी मान रहे हैं। यदि उत्तरदायी मान रहे हैं तो इसका आंसर कांग्रेस नेतृत्व हो जाना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस नेतृत्व पर वो आरोप लगा रहे थे कि आपने मुझे, यानी कि बलूचिस्तान को पाकिस्तान के हवाले कर दिया।
और यहाँ पर भेड़िया शब्द किसके लिए आया है? तो निश्चित रूप से भेड़िया शब्द मुस्लिम लीग के लिए आया है। और यदि यहाँ पर इसका अर्थ पूछा जा रहा है कि भेड़ियों के सामने फेंक दिया गया था, स्वाभाविक है कि जिस भेड़िया के उल्लेख हो रहा है उसका संबंध मुस्लिम लीग से है। लेकिन जिन पे आरोप लगाया जा रहा है कि फेंका जिनके उनका आंसर हो जाएगा कांग्रेस नेतृत्व। अगला प्रश्न, मुख्य खालसा दीवान ने किसको गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया? ये अकाली दल ही इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि अकाली दल के ही नेता ही दंडित किए गए हैं। अगला प्रश्न, पूना समझौता पूना समझौता भीमराव अम्बेडकर और गांधी के बीच में हुई थी, उसकी तिथि पूछी जा रही है। इसका आंसर हो जाएगा सी। ना कि टफ था जो एग्जैक्ट डेट पूछ, सभी में 1932, सभी लोग जानते हैं 1932 में ये समझौता हुआ, लेकिन 24 सितंबर 1932। अगला प्रश्न, मद्रास में जस्टिस पार्टी ने इनके डैश की वजह से द्वैध शासन के प्रयोग प्रांत में सफल बना दिया। तो द्वैध शासन व्यवस्था आई गई 1919 के एक्ट में। पूछा जा रहा है कि मद्रास में किसके वजह से जस्टिस पार्टी ने इस द्वैध शासन व्यवस्था को सफल बनाया। अब यहाँ पर भी है, ठीक है, जस्टिस पार्टी ब्राह्मण विरोधी रुख रखती थी, लेकिन द्वैध शासन की सफलता उसे अंग्रेजों के प्रति वफादार की वजह से मिली। अंग्रेजों के प्रति वफादार होने की वजह से ही मद्रास में द्वैध शासन व्यवस्था सफल रही। उनका एक जस्टिस पार्टी का एक अलग प्रवृत्ति रहा है ब्राह्मण विरोधी, लेकिन केवल ब्राह्मण विरोधी रुख की वजह से द्वैध शासन व्यवस्था सफल नहीं हो पाती। इसका आंसर होगा बी। अगले प्रश्न बोलते हैं कि इनमें से किसने अप्रैल 1930 में बेदारम में सत्याग्रह आयोजन किया था? में राजगोपालचारी। दरअसल गांधी जी जब नमक सत्याग्रह कर रहे थे तो अलग अलग राज्यों में नमक सत्याग्रह का आंदोलन किया गया, जैसे डांडी मार्च नाम दिया गया था, उसी तरह जो श्री राजा गोपालचारी जिस मार्ग का नेतृत्व कर रहे थे उसे बेदारण्यम सत्याग्रह का नाम दिया। अगला प्रश्न है, किसे चंपारण सत्याग्रह का एक महत्वपूर्ण पहलू सही माने में कहा जा सकता है? ठीक सीधा सा बात है कि भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान आंदोलन शामिल, चूंकि गांधी जी का ये आंदोलन था और गांधी जी के आंदोलन में शामिल होने से किसानों का मुद्दा एक राष्ट्रीय मुद्दा के तौर पर सामने आया। अगला प्रश्न मैथ से है और मैथ का 41 नंबर का डी होगा, 42 नंबर का डी के बाद 45 नंबर का डी, 45 नंबर का सी, 44 नंबर सी, 46 नंबर का पी, 45 नंबर का डी, 48 का सी, 49 का सी, 50 का बी। अगला प्रश्न है, आधुनिक परमाणु प्रतीक डैश द्वारा प्रस्तावित विधि पर आधारित है, और इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी रासायनिक परिवर्तन की विशेषता नहीं है? रासायनिक परिवर्तन की विशेषता ये नहीं, अणु उत्क्रमणीय नहीं होती, मतलब एक बार कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के बाद बन चुकी है फिर उस पदार्थ से वापस नहीं जा सकते, और इसीलिए इसे कहा जाता है कि रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत पदार्थ बन जाते हैं वो अणु उत्क्रमणीय नहीं हो सकता। तो लोगों का कहना है कि नए पदार्थ तो बनते ही हैं, जब दो या दो से अधिक तत्वों के बीच रासायनिक क्रिया होती है तो उसमें नए पदार्थ बनते ही हैं। ऊर्जा का कोई निबल परिवर्तन नहीं होता। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत करता है कि ऊर्जा का ना तो नाश होता है ना ही वो पैदा होता है। ये भी बात सही है। ऊर्जा का अवशोषण और उत्पादन दोनों रासायनिक ऊर्जा के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं। ऐसे पदार्थ को जो बिना
रासायनिक प्रक्रिया के अन्य पदार्थों से नमी को आसानी से अवशोषित कर लेता है, कहा जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। जब इसके अंग्रेजी वर्जन को देखेंगे तब पता चल पाएगा कि इसका आंसर बी ही होगा। अगला प्रश्न है, हाँ इस प्रश्न में भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड से दूषित वायु में सांस लेना खतरनाक होता है क्योंकि तो कह रहे थे इसका आंसर होना चाहिए रक्त में ऑक्सीजन के साथ संयोजन करता है। ये बिल्कुल गलत बात है। कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 रक्त में जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ संयोग करता है और उसके संयोग के बाद कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है और वही कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन बनने से सांस संबंधी समस्या पैदा होती है, फिर शरीर में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पाती है। तो इस लिहाज से यह आंसर हो ही नहीं सकता, इसका आंसर यही हो। कार्बोऑक्सी हीमोग्लोबिन रसायन का बनना बताता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का हीमोग्लोबिन के साथ संयोग। अगला प्रश्न है, गैस के अभ्यास में जानवरों में क्लोन तैयार किया जाता है, तो जैव प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से गैस आम के पौधे और बंदर दोनों की कोशिकाओं में, माने पूछा जा रहा है पादप कोशिका और जीव कोशिका के बीच में दोनों में पाया जाता है। तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिका, सेंट्रोल पादप कोशिका, कोशिका भित्ति पादप कोशिका, हाँ कोशिका झिल्ली दोनों में पाई जाती है और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों पाई जाती है। इस हिसाब से इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है, इसका आंसर हो जाएगा सी, कंडरा। अगला प्रश्न है, फूल का डैश फल बनता है, अंडाशय। अगला प्रश्न, इस प्रश्न के अंतर्गत दिखाई नहीं दे रहा लेकिन पूछा जा रहा है कि तो किसी पादप या जीव का जो वैज्ञानिक नाम होता है वो क्या है, और इसमें से पूछा जा रहा है इनमें से किस में वैज्ञानिक नाम का उल्लेख किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा सी, क्योंकि इसमें जो मेढक होता है उसका वैज्ञानिक नाम का उल्लेख किया गया है, राणा सिंगराना। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। ये पूछा जा रहा है कि संक्रमण रोग का सबसे समान वाहक है, तो मक्खी, ना कि यहाँ पे मक्खी लिखा जा रहा है, मक्खी ही। विटामिन ए, वो विटामिन ए गाजर, स्रोत पूछा जा रहा है तो गाजर में सबसे अधिक स्रोत होता है। कंधे का गला, कंधे पर पाए जाने वाला जो डैश में भी पाया जाता है, क्या हो जाएगा आंसर भी, नितंब में भी पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हमारे शरीर के तापमान को नियंत्रित करने में सबसे अधिक सक्रिय रूप से कार्य करता है। सबसे अधिक शब्द दे दिया है, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। वैसे हमारी त्वचा भी तापमान को नियंत्रित करने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन यहाँ पर सबसे अधिक सक्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया गया। अगला प्रश्न है कि खमीर का प्रयोग गैस के उत्पादन में किया जाता है, खमीर का प्रयोग शराब के उत्पादन में किया जाता है। खमीर से यहाँ अंग्रेजी देखिएगा तो यीस्ट है, और यीस्ट का प्रयोग बृहद स्तर पर शराब उत्पादन में होता है। के साथ साथ बिहार की जो एथेनॉल पॉलिसी आई है उसमें भी यीस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है 1 डिप्टो बराबर होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 10 पर पावर -21। अगला प्रश्न है, पेंडुलम घड़ी की समय अवधि, मतलब दोलन काल पूछा जा रहा है कि कितना होता है। दीवाल घड़ी में जो पेंडुलम लगी रहती है उसका
दोलन काल पूछा जाता है। का दोलन काल होता है 2 सेकंड। 1 सेकंड जाने में 1 अगला प्रश्न है बैरोमीटर की ऊंचाई में अचानक वृद्धि का इंगित करता है। शुष्क मौसम, वैसे यहाँ पे चॉइस में दिया है अत्यंत सूक्ष्म। अचानक वृद्धि से मतलब है बैरोमीटर में जब भी किसी क्षेत्र में दाब में कमी होती है तो बैरोमीटर में नीचे जाता है और यदि दाब में वृद्धि होती है तो ऊपर आता है। किसी क्षेत्र में दाब में वृद्धि से क्या होता है कि वहाँ प्रति चक्रवात की स्थिति पैदा होती है, यानी मौसम साफ हो जाता है। और यदि वहाँ पे दाब में कमी होगी मतलब नीचे जाना, तो वहाँ पर चक्रपात की स्थिति पैदा लेती है। यहाँ प्रति चक्रपात की स्थिति, मौसम तो शुष्क होगा ही और यहाँ पे इस चॉइस में दिया है अत्यंत शुष्क मौसम। ऊँचाई में जाना और ऊँचाई पे जाने के बाद वहाँ पे कायम रह जाना ही अत्यंत शुष्क का हो ठीक होगा। मेरे विचार से इसका आंसर होना चाहिए शुष्क मौसम। अगले प्रश्न पे जाते हैं। बहुत ठंड के मौसम में पानी डैश जलीय जीवन को संरक्षित करने में मदद करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दरअसल पूछ रहा है कि जब बहुत अधिक ठंड की परिस्थिति रहती है उसमें जलीय जीव मतलब तालाब के अंदर के जीव भी अपने जीवन को बचा पाते हैं। ऊपर बर्फ रहती है और बर्फ बनाने की वजह से अंदर का तापमान बाहर नहीं निकल पाता और अंदर पानी जल जो है तरल अवस्था में ही रहती है और इस पूरी व्यवस्था को विस्तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस है, सभी ग्रीन हाउस गैस हैं कि नाई की दुकान में 2 समांतर दर्पण रखे जाते हैं तो समांतर रखे जाते हैं। अगला प्रश्न है बिल्ली के सुनने की आवृत्ति का विस्तार होता है। का आंसर हो जाएगा सी, हालांकि एग्जैक्ट आंसर तो नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए दंड चुंबक के जिसका उत्तरी ध्रुव भौगोलिक उत्तर दिशा की ओर स्थित है के चारों ओर उदासीन बिंदुओं की संख्या है तो 2। प्रश्न में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि बड़े शोरूम और डिपार्टमेंट स्टोर में इस्तेमाल किया जाने वाला विजिलेंस दर्पण होता है तो ये उत्तल दर्पण होता है। अगला प्रश्न है एक सुचालक को दूसरे चार्ज किए गए सुचालक के पास लाकर बिना संपर्क, 2 सुचालक हैं लेकिन बिना संपर्क बनाए चार्ज करने की प्रक्रिया कहलाता है। ये है प्रेषण, इंडक्शन इसको कहा जाता है अंग्रेजी में। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में मिश्रण में मिश्रित द्रवित घटकों को उपयुक्त पदार्थ पर अधिशोषण द्वारा अलग करने की प्रक्रिया को कहते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा आश्वन विधि। अगला प्रश्न है कि एक्सरे में वर्ण अक्षर एक्स का मतलब होता है अज्ञात। अगला प्रश्न है वाटर गैस CO+H2A। अगला प्रश्न है कि डैश के कारण पानी एक उत्कृष्ट शीतलक का काम करता है तो पानी का विशिष्ट ऊष्मा जो होता है काफी उच्च होता है, इसके वजह से पानी एक उच्च शीतलक की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है कि कोलॉइडियन कण के आकार की सीमा होती है। एग्जैक्ट तो इसमें नहीं है, यहाँ तक होना चाहिए लेकिन फिर भी इसका आंसर ए होना चाहिए। अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्ध रूप क्या है? मतलब इसमें चारों जो है अक्रिस्टलीय हैं। अब इनसे पूछा जाता है कि इनमें कौन सा जो है शुद्धतम रूप है? एक ही हो सकता है शुद्धतम रूप। मेरे विचार से इसका अस्थि चारकोल होना चाहिए जो कि शुद्धतम रूप है। कार्बन के जो बहुत सारे प्रकार हैं अक्रिस्टलीय क्रिस्टलीय उसके अपरूप हैं, उन्हीं अपरूपों में से ये सभी हैं अक्रिस्टलीय अपरूप। अब इनका शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है WTO की सदस्य बनी है, नाइजीरिया से हैं। फिर हम जीएस क्लास में काफी चर्चा हुई और पहली बार किसी अफ्रीकी देश से भी, अफ्रीकी महादेश की पहली है महिला है और नाइजीरिया से है। यहाँ पूछा जा रहा है किस देश से है, नाइजीरिया से है। याद रखिएगा अफ्रीका के किसी भी देश की ये पहली महिला है जो कि विश्व व्यापार संगठन अध्यक्ष नियुक्त हुई है। पूछा जा रहा है कि तालिबान
ने अफ़गानिस्तान का क्या नाम रखा है? तो इस्लामिक अमीरात ऑफ अफ़गानिस्तान नाम। उसके बाद अगला प्रश्न है कि 2021 की यूएस ओपन में पुरुष एकल ग्रेड में इसका आंसर होगा ए डेनियल। अगला प्रश्न है भारत में कोविशील्ड वैक्सीन उत्पादन करने वाला तो सीरम इंस्टीट्यूट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगला प्रश्न है सीपीई सी सीपेक काफी चर्चा में रहता है। सीपेक चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा। सीपेक 8 अगस्त 2022 भारत 2020 को भारत की प्रथम किसान रेल कहाँ से कहाँ तक चला? तो देवलाली महाराज से दानापुर के बीच में ये पहला किसान रेल था। हालाँकि अब कई अन्य रूटों पे भी किसान रेल की शुरुआत हो चुकी है। तो अगला प्रश्न है कि बिहार के किस व्यक्ति को 26 जनवरी 2000 को पद्म भूषण, याद रखिए पद्मश्री नहीं, पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया? वी रामविलास पासवान। अगला प्रश्न है 26 जनवरी 1921 को बिहार के कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? 3 लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न है चिकित्सा क्षेत्र में उस किस योगदान के लिए 26 जनवरी 2021 को बिहार के किस व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर हो जाएगा डी दिलीप कुमार सिंह। का प्रश्न है 1971 में भारत पाक युद्ध में अनुकरणीय साहस के लिए बिहार के किस सैनिक को सर्वोच्च सम्मान परमवीर से सम्मानित किया गया था? जिस समय हालांकि अब ये झारखंड का हिस्सा हो बन चुका है एल्बर्ट एक्का और रांची में एल्बर्ट एक्का चौक भी है, लेकिन उन बात 1971 की है समय बिहार और झारखंड एक हुआ करता था। ये हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न है इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब पुरस्कार प्राप्त किया? अशोक कुमार, ये बिहार से माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत ने किस पत्रकार एवं मीडिया मतलब कि रवीश कुमार को रेमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया? अगला प्रश्न है बिहार के किस गरीब लड़की ने अपने समुदाय के लोगों के उत्थान के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए विश्व महिलाओं की शिखर फाउंडेशन में वुमेन्स क्रिएटिविटी का लाइफ अवार्ड जीता? इसका आंसर हो जाएगा छोटी कुमारी सिंह। अगला प्रश्न है भारत फाउंडेशन मतलब कि काफी चर्चा में रहा था, राजगीर में हुआ है हम धर्म सम्मेलन 2019 का 5वां राजगीर में। के बाद अगला प्रश्न है इनमें से बिहार में किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न मिला। अगला प्रश्न है कि 2001 में आयोजित पैरा ओलंपिक में भारत ने कुल कितने पदक जीते? बीपीएससी में भी देख रहे हैं पूछा 19 पदक जीता है। अगला प्रश्न है सेंट्रल विस्टा, ये भी बीपीएससी में पूछा गया है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में, ये नई दिल्ली स्थित रायसीना हिल के समीप केंद्रीय प्रशासनिक क्षेत्र के पुनरुद्धार के लिए चल रहे। अगला प्रश्न है कि सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन 3 दिसंबर। अगला प्रश्न है कि विश्व का सबसे ऊंचा पुल किस नदी पर चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है? सी। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम के तहत एक राष्ट्र एक राशन स्कीम की शुरुआत जो है की शुरुआत की थी रामविलास पासवान जब खाद्य आपूर्ति मंत्री थे। अगला प्रश्न है मिशन इंद्रधनुष का संबंध सीधा सा यहाँ एक बच्चे और प्रत्येक गर्भवती महिला का टीकाकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत के पुरातत्व के द्वारा किस इसका आंसर हो जाएगा झारखंड में मिला है 900 वर्ष पुराने बौद्ध मठ का पता चला है झारखंड के हजारीबाग में। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा इकलौता शहर है जिसे 2020 में शहरी वन को बढ़ाने और ठीक रख रखाव के लिए ट्री सिटी ऑफ द अवार्ड दिया गया? तो हैदराबाद शहर को दिया गया था। उसके बाद वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2000 का सबसे अधिक दूषित राजधानी जो है विश्व की वो है नई दिल्ली। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल के रख दिया गया है मेजर ध्यानचंद के नाम पर। इस पे काफी विवाद भी हुआ था। अगला प्रश्न है कि 2021 में
जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन थे? यूएस। अगला प्रश्न है, मंगल ग्रह मिशन पर के तहत निम्नलिखित में से किस अरब देश ने 2020 में अपना अंतरिक्ष यान मंगल ग्रह प्रेषित किया? तो यूएई है, और यूएई ही पहला देश है पूरे अरब जगत का जो कि अपना अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में भेजने का फैसला किया। के बाद विश्व का कौन सा पहला देश है जिसने अपने देश के सभी मान, हालांकि स्कॉटलैंड है, ब्रिटेन का ही एक हिस्सा है, ना कि पूछा जा रहा देश। क्वाड के अंतर्गत कौन कौन देश हैं? तो यूएसए, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान से ही आंसर हो। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नोबेल शांति पुरस्कार प्रदान करने में लेता है। जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं उनमें से केवल शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे की सरकार देती है, बाकी सभी पर पुरस्कार स्वीडन की सरकार देती है। और इसीलिए यह प्रश्न कई बार पूछा गया है क्योंकि शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वे के द्वारा दिया जाता है, बाकी अन्य क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार स्वीडन के द्वारा दिया जाता है। ये आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। पुस्तक इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की किताब है। अगला प्रश्न है कि जवाहरलाल के बौद्धिक विकास में फरवरी 2027 के ब्रुसेल्स कांग्रेस में औपनिवेशिक दमन और साम्राज्यवाद के विरुद्ध उनकी सक्रिय भागीदारी एक मोड़ था। यह शब्द किसने कहा था? एग्जैक्ट आंसर हमारे पास नहीं है, लेकिन जो हम लोगों का आकलन हो रहा है, आकलन के अनुसार इसका आंसर सी होना चाहिए। अगला है, क्रिप्स प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्तावों को स्वीकार करते हैं तो हमें भविष्य में पछताना पड़ेगा। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। हमारे विचार से इस तरह की परंतु की मिशन की असफलता के बाद अकेले गांधी ऐसे व्यक्ति थे जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन चलाने के पक्ष में थे। जवाहरलाल नेहरू इसके खिलाफ थे और हमें लगता है कि इसका आंसर महात्मा गांधी होना चाहिए। 1942 तक भारतीय परिदृश्य से सुभाष चंद्र बोस बाहर हो आ रहे हैं। ये 1942 के मिशन की बात है, तो 1942 की बात होगी कि अकेला गांधी ही जो थे कि जो कि मिशन की असफलता पर आंदोलन चलाने की बात कर रहे थे, ना कि इसका विरोध जवाहरलाल नेहरू ने भी किया था। और 1942 में यदि सुभाष चंद्र बोस की स्थिति को देखते हैं तो वो भारत से बाहर है। अगला प्रश्न है, किस पदार्थ ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट इटली को पूर्णतः सदमा पहुंचाया? एक चीज है कि आजाद हिंद फौज की सेना अभियान और शाही भारतीय सेना का विद्रोह, इसमें भी शाही भारतीय सेना का भारतीय जल सेना का विद्रोह कि इसी भारतीय सेना के बदौलत भारत में ब्रिटिश सरकार कायम थी और वहां विद्रोह हो गई। तो 1857 की विद्रोह थी जिसने कि भारत में ब्रिटिश राज को पहली बार सबसे बड़ा खतरा पैदा किया था। लेकिन भारतीय जल सेना का विद्रोह कि इसी सल सेना भारतीय सेना के बदौलत ब्रिटिश सरकार भारत में अपनी स्थापना, दूसरी तरफ आजाद हिंद फौज का लगातार हमला हो रहा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किसने स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व, साहस और दूरदर्शिता को एक उत्कृष्ट नेता के रूप में प्रभावित? ये लॉर्ड माउंटबेटन हो गया। तृतीय बोस संगति शोक के समय हो गई थी, मोगलीपुत्र शाह इसके अध्यक्ष थे। नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अगले बार जागीर बांटने की फिरोज शाह तुगलक की नीति कौन सी शक्ति थी? फिरोज शाह तुगलक के समय काफी विद्रोह होने लगे और इन विद्रोह में विशिष्ट वर्ग की हिस्सेदारी थी। इस वर्ग को संतुष्ट यानी उलेमाओं और विशिष्ट वर्गों को संतुष्ट करने के लिए इन्होंने परंपरागत विशिष्ट वर्ग को समर्थन देने के लिए जागीर बांटे। अगला प्रश्न है, बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत कब मिल गया? 1732 में। एक्चुअली में जब जैसे ही मुगल सल्तनत दिल्ली में कमजोर पड़ने लगी तो बंगाल उस समय एक शक्तिशाली सूबा हुआ करता था और उस शक्तिशाली सूबे का सूबेदार ने बिहार सूबा को भी अपने में मिला लिया। यही घटना है कि 1932 की बात हो रही है। एक बात है कि किस ब्रिटिश अधिकारी ने भारत सरकार को सूचित किया कि
पटना के मुसलमान पेशावर के नज़दीक 64वीं नेटिव इन्फेंट्री के साथ आपस में पत्र व्यवहार करती। ये हो जाएगा रॉबर्ट मॉन्टेन्स मॉन्टगोमरी। अगला प्रश्न है कि 1828 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन में संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की? मतलब कि उस भारतीय राजा का नाम पूछा जा रहा है कि जिसने 1988 के इलाहाबाद सम्मेलन में काफी आर्थिक आर्थिक सहायता की थी। आंसर हो जाएगा अ, दरभंगा के राजा ने। 11 में आइए। 11 अगस्त 1942 को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन को किन्होंने मार्ग प्रशस्त किया? आंसर हो जाएगा रिक्शा वालों और इक्का चालकों ने। हालांकि इसमें स्थानीय लोगों की भी भूमिका रही थी। नगर के अधीनस्थ नागरिकों की भी भूमिका रही थी, लेकिन उससे ज्यादा ये आंसर ज्यादा सही। अगले प्रश्न पे आते हैं कि बोरोबुदुर की मंदिर किस तरह का स्थापत्य कला है? स्वाभाविक है, बोरोबुदुर की मंदिर जावा में है और ये भारतीय और जावा स्थापत्य कला। उसके बाद राजस्व के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित। बलबन के बारे में ये शब्द बरनी के हैं। अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी प्रथम तुर्की सुल्तान था जिसने धर्म को राष्ट्र के अधीन लाने का और ऐसे घटकों से परिचय कराने का श्रेय जाता है जो सैद्धांतिक रूप से राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष बात होते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बरनी फिर से। अगला प्रश्न, भारत के एकीकरण के बाद मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया की एक करना चाहता था, जो एक विश्व साम्राज्य की स्थापना की ओर एक महत्वपूर्ण था। आरसी त्रिपाठी ने मुगल कालीन भारत के लिए किस सम्राट के बारे में ऐसा कहा? का आंसर हो जाएगा किसी भी सरकार ने नहीं और अंग्रेजों ने भी नहीं जितना कि इस पठान ने काफी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। सिरसा सूरी के बारे में ये कथन किसका है? ये कथन है के आर कानगो का। अगला प्रश्न है ब्रिटिश का भारतीय सर्जन उपाधि प्रथम विश्व के दौरान किसे दिया गया था? का आंसर हो जाएगा अभी महात्मा गांधी को ब्रिटिश सर्जन की उपाधि दी गई थी कि प्रथम विश्व युद्ध में गांधी जी ब्रिटिश सरकार के साथ थे। वो मानते थे कि ये ऐसे सरकार के खिलाफ ब्रिटिश सरकार लड़ रही है जिसके वजह से ब्रिटिश सरकार को समर्थन दिया। और इसीलिए गांधी जी को इसी ब्रिटिश सर्जेंट कह लीजिए या केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी क्योंकि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया था। विशेषकर उन्होंने भारतीयों से आह्वान किया था कि आप ब्रिटिश सेना में शामिल हो क्योंकि ब्रिटेन अराजक शक्तियों के खिलाफ संघर्ष कर। निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? भीलवाड़ा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित संघ राज्य क्षेत्रों में किसे सबसे कम क्षेत्र वन आच्छादित हैं? ये हो जाएगा लक्षद्वीप। थोड़ा सा इसे समझ लीजिए। वन आच्छादित क्षेत्र की घोषणा सरकार करती है, ये एक कानूनी प्रदेश होता है। लक्षद्वीप में वन तो है लेकिन वहां सरकार ने वन आच्छादित क्षेत्र घोषित नहीं किया है। यही वजह है कि इसका आंसर लक्षद्वीप वन आच्छादित क्षेत्र 0%, क्योंकि वहां वन तो है लेकिन वन आच्छादित क्षेत्र सरकार ने घोषित। वन आच्छादित क्षेत्र कानूनी प्रभाव। सोमेश्वर की पहाड़ी किसकी श्रेणी है? तो शिवालिक। हिमालय की सबसे दक्षिणी श्रेणी को शिवालिक श्रेणी कहते हैं और उसी का एक हिस्सा सोमेश्वर की श्रेणी का हिस्सा कहलाता है। पश्चिमी चंपारण में है। बोला है बिहार में की भूमि निम्नलिखित में से किस नदी प्रणाली से अववाहित है? चॉइस के हिसाब से देखिए गंगा आंसर हो जाए। अगला प्रश्न है कि बिहार में बलसुंदरी, ताल, करेली ये सब मिट्टी है बिहार की। हालांकि पूछा जाता है कि बलसुंदरी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, लेकिन उनको दूसरी तरह से पूछ। चलिए निम्नलिखित में से
निम्नलिखित जिलों में से किसका कोई भूभाग वन आच्छादित नहीं है? इस प्रश्न में फिर वही सवाल है कि वन आच्छादित क्षेत्र, कुछ लोग कहते हैं कि इनका आंसर ई मान लीजिए, लेकिन वही बात है कि वन आच्छादित क्षेत्र सरकार घोषित करती है और इस लिहाज से देखिए, तो फिर सरकार ने किस जिले में नहीं घोषित किया है, तो हमें लगता है कि रोहतास, नवादा, मुंगेर, ये सभी यहाँ पे सरकार ने वन आच्छादित क्षेत्र घोषित किया होगा। ये कानूनी परिभाषा सेम इसी तरह का प्रश्न यहाँ पर भी है, सेम प्रश्न यहाँ पर भी लोगों को लिखा। देखते हैं इसका आंसर या तो ई हो जाएगा कि वन का होना और वन आच्छादित क्षेत्र घोषित करना दो अलग-अलग बातें हैं। लेकिन हमें लगता है रोहतास में घोषित हुई होगी, नवादा में घोषित हुई होगी, मुंगेर में हुई होगी। एक क्षेत्र लगता है कि भोजपुर, वहाँ पे वन आच्छादित क्षेत्र घोषित हुई है कि नहीं, स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन यदि ऐसा है तो इसका अगला प्रश्न है कहलगाँव, कांटी, बाढ़, नवीनगर, ये प्रश्न 2021 दशक में है। हाँ, इस प्रश्न को कह रहा है कि निम्नलिखित जिलों में से, ना कि बिहार में, बिहार के जिले के यदि होते सबसे जनसंख्या वृद्धि दर तो चॉइस में नहीं है, लेकिन निम्नलिखित जिलों में से किसमें सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? का आंसर हो जाएगा डी किशनगंज। वैसे सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि 2001-11 के अंतर्गत में हुई, लेकिन मधेपुरा चॉइस में नहीं आई और यहाँ लिख भी रहा है निम्नलिखित जिलों में से। ये आगे बढ़ते हैं। बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा वस्त्र उद्योग का केंद्र है? तो भागलपुर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदियां हैं? विक्टोरिया और चाट। मर्रे डार्लिंग डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी है। सुएज पनामा दोनों नहर है। ईरी और हिरन झील है, शुद्ध पानी की झील है। विक्टोरिया और चाट दोनों झील है। तो बढ़ते हैं। मर्रे और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया की नदी। हैदराबाद शहर निम्नलिखित में किन देशों में, देखिए यहाँ देशों भी दे दिया, इसका आंसर हो जाएगा भारत में तो है ही, पाकिस्तान में भी है, जाएगा सिंध में, पाकिस्तान के सिंध में हैदराबाद, तो वहाँ की बड़ी शहर है। निम्नलिखित देशों में से कोयले का सबसे बड़ा सब भंडार है, जिसका आंसर हो जाएगा चीन। उत्पादन भी सबसे अधिक कोई चीन में होता है, उसका भंडारण भी सब में है। इसके आंसर निम्नलिखित देशों में से कौन 2020 में गेहूं का सबसे बड़ा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक्स का सबसे बड़ा उत्पादक है? इसका भी आंसर। अगला है निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन गंगा के मैदान एवं दक्कन के पठार को विभाजित करती है? तो विंध्याचल की श्रेणी उत्तर भारत और दक्कन के पठार को विभाजित करती है। निम्नलिखित में नदियों में से कौन सा पूर्व की ओर प्रभावित होती है? नर्मदा और ताप्ती पूर्व की ओर प्रभावित होती है। आंसर हो जाए। उसके बाद अगला प्रश्न है काली मिट्टी को निम्नलिखित इस शब्दावली से जानते हैं? इसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है और काली कपासी मिट्टी कहा जाता है और इस अगला प्रश्न है 2020 में भारत ने निम्नलिखित फसलों में से किसका रकबा सर्वाधिक था? के अंतर्गत आ जाएगा कि चावल। अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्यों में से तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार। देखिए अभी उत्पादन में मध्य प्रदेश दूसरे स्थान, मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे है, राजस्थान दूसरे, इसका दूसरा स्थान है। लेकिन जहां तक अयस्क का भंडार का सवाल है, इसमें से राजस्थान आज भी उत्पादन में मध्य प्रदेश ने प्रथम स्थान प्राप्त, राजस्थान का दूसरा स्थान, लेकिन भंडारण पूछा, तांबा का भंडारण राजस्थान। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बिहार के भाग निम्नलिखित से इसमें सम्मिलित हैं? का आंसर हो जाएगा मध्य गंगा का मैदान। हो सकता है कि एक दो आंसर हमसे भी मिस्टेक हुआ हो, लेकिन बहुत हद तक
इसीलिए हम बहुत सबसे लास्ट में इस आंसर को दे भी रहे हैं कि हम कन्फर्म होना चाह रहे थे कि आंसर दे रहे हैं वो सही होना चाहिए। ये वजह गलत आंसर देने से छात्रों के जो अंक में बहुत ज़्यादा अंतर हम देख रहे हैं कि सारे में 10% तक यूट्यूब पर या अन्य चैनलों पर व्यू लेने के लिए लोग इतनी जल्दी में गलत आंसर छात्रों को निराश करते हैं। चलिए